हेलो बच्चों, वेलकम टू द कोचिंग क्लासेस। अभी तक हम फेडरलिज्म का चैप्टर कर रहे थे और इस फेडरलिज्म के चैप्टर में हम देख रहे थे कि फेडरलिज्म के जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कैसे बाकी दुनिया के फेडरलिज्म से अलग है। तो देखो, इंडियन फेडरलिज्म जो है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो बाकी दुनिया के फेडरलिज्म से अलग है। तो ये कैसे अलग है ये भी समझना है। इंडिया के फेडरलिज्म में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, कि स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल है एज कंपेयर टू यूनियन। इसका कारण भी क्या था वो भी मैंने बताया था कि यूनियन गवर्नमेंट को क्यों ज्यादा पावर। तो आज का जो हमारा जो इस वीडियो का जो टॉपिक ही है उसका नाम ही है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हमारा जो भारत है उसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये देखेंगे हम कैसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमने क्या कहते हैं कि फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया में क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है। इसका कारण पीछे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंडिया में क्या है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अब ये देखो आप इंडिया के मैप पे देखो, यहाँ ये है इंडिया का मैप। हाँ, इंडिया का मैप ये है। अब हमें पता है कि हमें ये भी पता है कि इसमें क्या कहते हैं कि समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ये है इंडिया का मैप। अगर हम यहाँ पे देखें तो इतनी बड़ी टेरिटरी है। हाँ, इतनी बड़ी टेरिटरी है और यहाँ पे सबके जैसे यहाँ का कल्चर अलग होगा, यहाँ का कल्चर अलग होगा, यहाँ का कल्चर अलग होगा, यहाँ के कल्चर अलग होगा, लैंग्वेज यहाँ का कल्चर अलग होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, ये सब बहुत सारी चीजें अलग अलग। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे यही चीज समझना है कि हाँ, इंडिया इज कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशन विद इमेंस डाइवर्सिटी। देखो, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो देखो डाइवर्सिटी है और सोशल प्रॉब्लम्स। अच्छा समझना, यहाँ पे फिर से मैं इस मैप पे दिखा कि जो यहाँ की जो सोशल प्रॉब्लम्स, वो यहाँ के सोशल प्रॉब्लम से अलग हो। यहाँ का सोशल प्रॉब्लम अलग है, यहाँ का सोशल प्रॉब्लम अलग है, और यहाँ का सोशल प्रॉब्लम अलग है, यहाँ का सोशल प्रॉब्लम अलग है। यानी कि अलग अलग एरिया में, इंडिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग सोशल प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो इस वजह से द फ्रेमर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, ये क्या मानते थे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो क्या कहते हैं कि फेडरल, हमारे पास कैसा होना चाहिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होना चाहिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो क्या करेगा, इन डाइवर्सिटीज के बीच में अकोमोडेशन कराएगा। हमको अकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य। तो समझ में आया कि इंडिया में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लाया गया, ताकि वो क्या कर सके, ताकि क्या कर सके कि इनके बीच में क्या लाया जा सके, अकोमोडेशन लाया जाए। इसके किसके बीच में अकोमोडेशन लाया जाए, इसके बीच में अकोमोडेशन लाया जाए जो डिफरेंट, मतलब कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया की, इस डाइवर्सिटी में सामंजस्य बैठाया जाता है। सामंजस्य मतलब कि इन डाइवर्सिटी को समझ लो कि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि डाइवर्सिटी, हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी लाया जाए। क्या लाया जा सके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी लाने की, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी लाने के लिए ही जो फ्रेमर्स थे ना, उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट किया कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे। कैसा लाएंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आगे, बट दे ऑल्सो वांटेड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग सेंटर टू स्टेप disintegration, to bring social and political change। और उन्होंने ये सोचा कि कि कहीं मान लो कोई पार्ट देश का कह रहा हो कि नहीं हम अलग होना चाहते हैं। हाँ, अगर मान लो कि क्या कहते हैं कोई पार्ट कहना चाहता हो कि उन्होंने क्या कहते हैं कि स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी क्यों, उन्होंने, मतलब जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, फ्रेमर्स मतलब बनाने वाले, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने उन्होंने किसको, स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी।
स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी। क्यों नहीं दी? हाँ, मोर ऑटोनॉमी नहीं दिया, ये ध्यान रखना, मोर नहीं दिया, ऑटोनॉमी नहीं दिया। उसका मेन रीजन ये था, नहीं दिए, उसका मेन रीजन ये था, कहीं कोई कल को कोई स्टेट कहे कि नहीं हम इंडिया से अलग होना चाहते, दैट्स वाई। हाँ, कि कोई इंटीग्रेशन ना, मतलब कि क्या कहते हैं कि वो चाहते थे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन आए, यहाँ पे मतलब कि ज्यादातर ये कोई मतलब कि डिसइंटीग्रेशन ना, डिसइंटीग्रेशन ना हो, लोग दूर के भाग मतलब कहीं अलग ना होने की कोशिश करें। इस वजह से स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का एक कारण ये था कि क्या कहते हैं कि कहीं पर भी कोई मतलब कि डिसइंटीग्रेशन करने की कोशिश ना करे, वो मतलब कि हमसे अलग होने की कोशिश ना करे। ठीक है। It was necessary for the center to have such powers because India at the time of independence was only divided into provinces। तो सुनो, फिर थोड़ा सा मैं और बताता हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा था। इंडिया की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो आजादी के टाइम पे क्या था इंडिया में, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, आजादी के समय की बात है। क्या हुआ? आजादी के समय में लगभग लगभग 17 प्रोविंसेस थे। 17 प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब ऐसे समझ लो स्टेट्स। दूसरा 562 प्रिंसली स्टेट्स, जहां पे राजाओं का राज। अब आजादी के बाद क्या है, ये सब मिल करके कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया, कुछ पार्ट इंडिया में। तो जो थे, इनको टोटल जो इंडिया में आए, इसको टोटल पहले बनाया गया 27 इंडिया वाले पार्ट। मैंने पहले ही बता दे रहा हूँ कि इनमें जितना भी है, ये सब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान, वो सबको मिला लो पाकिस्तान इंडिया। लेकिन आफ्टर, फिर जब पार्ट पार्ट बढ़ गया तो 27 स्टेट्स इंडिया ने बनाया। जस्ट ये ऐसे ही रहा। इस 27 स्टेट्स को अब क्या कहते हैं कि एक 1953 में आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में है। इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और फिर 1956 में क्या हुआ, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1956 में क्या होता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है, जिसमें 14 स्टेट्स बना दिए गए, मतलब पूरे इंडिया को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। क्या इंडियन स्टेट, हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं कि स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया को बांट दिया। ठीक है, ये 1956 में हुआ। तो ये ध्यान रख देना कि, तो ये सारी चीजें हुई थी। अब यहाँ पे देखना, यही लिखा हुआ है कि हाँ, इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस क्रिएटेड बाय ब्रिटिश, बट देयर वर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि पहले केवल और केवल ये मत सोचना कि वहां पे केवल और केवल क्या कहते हैं कि प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब होता है जिन पे ब्रिटिश का कब्जा था डायरेक्टली। और कुछ ये भी थे, इनको भी क्या करना पड़ता, इनको भी इंटीग्रेट करना था। इनको भी इंटीग्रेट करना था किसमें? इंडिया में। ठीक है, इनको भी क्या करना था कि जो 562, जैसा कि अभी मैंने बताया, अभी मैं यहाँ पे बता रहा था कि 562 देखना, 562 प्रिंसली स्टेट्स था, और 27 प्रोविंस, मतलब सॉरी 17 प्रोविंसेस। लेकिन जब आजाद हुआ भारत तो कुछ पार्ट पाकिस्तान में था, और कुछ पार्ट इंडिया में है। जो पार्ट इंडिया में है उसको क्या करना था, या तो नए स्टेट्स,
में बनाना था, या जो एरिया मतलब आए, जो ये प्रिंसली स्टेट्स आए, या तो इनको ऐड इनटू न्यू स्टेट्स, ये सॉरी सॉरी, या तो इनको न्यू स्टेट्स बना दो, या तो जो एरिया जो प्रिंसली स्टेट्स आए थे इनको न्यू स्टेट्स बना दो, या तो क्या करो, ऐड इनटू एग्जिस्टिंग स्टेट्स, पहले वाले स्टेट्स में इनको ऐड करना, ये काम करना है। क्या मैंने बताया कि जो 562 प्रिंसिपल स्टेट्स थे, मतलब कि जब आजादी के बाद जितना पार्ट भारत में है, उनको या तो न्यू स्टेट्स बनाते, या तो उनको क्या करते, उनमें क्या कहते हैं कि नए एग्जिस्टिंग स्टेट में ऐड करते, यानी कुल मिलाकर के इंटीग्रेशन लाना था। हम या तो नया स्टेट क्रिएट करें, या तो फिर क्या कहते हैं कि पहले वाले के साथ उसको इंटीग्रेट। एक तो ये सारी चीजें आ गई, बिसाइड्स द कॉन्सर्न ऑफ यूनिटी, मतलब ये जो यूनिटी की चिंता के अलावा भी, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बिलीव दैट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्री नीडेड टू बी हैंडल्ड बाय स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर उन्होंने सोचा, तो देखो सबसे पहला चीज, तो ध्यान रख लेना पेपर में जब पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बनाया गया, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए बनाया गया टू प्रमोट और मेंटेन द यूनिटी। यूनिटी को मेंटेन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया। लेकिन क्या केवल यही एक कारण था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का? नहीं, एक दूसरा और कारण था। दूसरा कारण ये था कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होगी कंट्री की, वो किसके द्वारा हैंडल की जाएगी? स्ट्रॉन्ग होगी। टू सॉल्व दी, टू हैंडल दी सोशियो इकोनॉमिक ऑफ कंट्री। कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए भी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया गया। इतना बात समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बनाया गया? ताकि क्या कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जिसमें क्या होगा स्टेट्स प्रॉब्लम, जैसे पावर्टी। अब आपको समझ में आ रहा होगा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, जैसे पावर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वलिटीज ऑफ वेल्थ, ये सब जो थे ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। क्या? जैसे पावर्टी हो गया, इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब जो पढ़े लिखे लोग, पढ़ाने की बात है इलिटरेसी। और इनइक्वलिटी, जो वेल्थ का इनइक्वलिटी है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब, इन सब चीजों को, ये इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए फिर एक प्लान की प्रॉपर जरूरत है, जहाँ पे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है। इस वजह से तो यानी कि आपको दो चीजें समझ में आ गई, यहाँ पर भी देखो लिखा भी है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि 10 कॉन्सर्न फॉर द यूनिटी एंड डेवलपमेंट। ये जो यूनिटी और डेवलपमेंट है, इन्होंने सोचा कि हम स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएं। तो पेपर में पूछा जाएगा तो आप बता दो कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों मिली। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी ताकि यूनिटी और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ में, हम इम्प्रूव दोनों साथ साथ में चले। अब हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं। अब हम ऐसा देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बना। अब हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग गवर्नमेंट बना। ओके, एक एक चीज को हम समझेंगे और एक एक चीज को बढ़िया से समझेंगे। सबसे पहला, सबसे पहला लिखा हुआ है द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो किसके हाथ में है? समझना, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है, कि मतलब कोई स्टेट है या नहीं, कोई स्टेट कब उसको तोड़ करके दो स्टेट में बना दिया जाएगा, कोई स्टेट को क्या कहते हैं कि बाउंड्री कितनी चेंज कर दी जाएगी। जो स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट।
क्या मैंने बोला कि स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पार्लियामेंट के, यही यहाँ पे लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के को दो पार्ट में डिवाइड करके बना सकती है, पार्लियामेंट किन्हीं दो स्टेट को जोड़ करके नया स्टेट भी बना सकती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज empowered, पार्लियामेंट को empower है, मतलब पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, कह रहे हैं कि किसी भी स्टेट को अलग करके, मतलब कि कोई स्टेट है उसको दो पार्ट में तोड़ करके नया स्टेट बनाया जा सकता है, या कभी कभी दो या दो से ज्यादा स्टेट को मिला भी दिया जा सकता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट और इवन इट्स नेम, ये किसी भी स्टेट की बाउंड्री को भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के नेम को भी चेंज कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेफ गार्ड दिए, सेफ गार्ड का मतलब होता है कुछ क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन दिए हैं। क्या दिए हैं? बाई वे ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये करने के लिए, मतलब स्टेट का नाम चेंज करना है, स्टेट को तोड़ना है, मतलब तोड़ना मतलब कि स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड करना है और दो नए स्टेट बनाने हैं, या हो सकता है तो उसके लिए उसका स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब कि क्या कहते हैं कि, जैसे समझना कि अगर मान लो कि कोई एक स्टेट है, क्या कहते हैं कि, अब ये मान लो एक स्टेट ए, अब इसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इस स्टेट को मैं तोड़ दूं, ऐसे एक ए बना दूं और इधर मतलब ए बना दूं, इधर बी बना दूं, मतलब पहले एक स्टेट ए था उसको हम दो पार्ट में तोड़ना चाहते हैं, मतलब हम नहीं, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट तोड़ना चाहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इस स्टेट के पास में जा करके, यहाँ पे जो लेजिस्लेचर होगी सेंट्रल, मतलब हर गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट की अपना एक लेजिस्लेचर होती है, उस लेजिस्लेचर से उसको क्या लेना पड़ेगा, एक मतलब कि कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर लेजिस्लेचर हाँ कह देती है तो इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाएगा। ना बात समझ में आएगी? समझ में। बाकी अगर क्या ये स्टेट खुद से चाहे कि मैं इसको दो पार्ट में तोड़ करके अपना इसका नाम अलग कर सकती हूँ, तो नहीं, स्टेट खुद से दो पार्ट में अपने आप को नहीं। हाँ, समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया? ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गया होगा आपको। अगला, तो मतलब कि पहला चीज हमारे समझ में आ गया कि स्टेट जो है वो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब कि पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू, हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में, पहला केस समझ में आ गया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस। हाँ, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के ने क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बना रखा है, कब? एनर्जी इमरजेंसी प्रोविजंस में। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 18 में। इमरजेंसी कहाँ पे मेंशन है? पार्ट नंबर 18 में इमरजेंसी मेंशन, ठीक है। तो ये, विच कैन टर्न आर फेडरल पॉलिटी इनटू हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वंस इमरजेंसी इज डिक्लेयर। यानी कि क्या कहते हैं कि, अब समझना कि नॉर्मल, समझना यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इमरजेंसी प्रोविजंस, सेकेंड केस, पहला तो स्टेट वाला, सेकेंड केस में जब इमरजेंसी प्रोविजंस लग जाएंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे ही इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाएगी एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये कब होगा? जब इमरजेंसी प्रोविजंस लग जाते हैं। नॉर्मल में तो क्या कहते हैं कि वो अपना काम करेंगे, सेंट्रल अपना करेगा, स्टेट अपना काम, बट ये नॉर्मल है। नॉर्मल में समझ लो दोनों अपने अपने अलग, लेकिन जब इमरजेंसी प्रोविजन लग गए तब सेंट समझ लो स्टेट का पूरा काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के भी काम को सेंट्रल गवर्नमेंट देखना शुरू कर देती है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन which can turn on federal our federal polity in highly centralized system, यानी कि जो हमारी जो फेडरल पॉलिटी है, नॉर्मल टाइम में क्या होती है, नॉर्मल टाइम में फेडरल पॉलिटी, नॉर्मल टाइम फेडरल पॉलिटी चलती, बट
क्या कहते हैं कि इमरजेंसी में क्या होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी फेडरल पॉलिटी की बजाय यूनिटरी पॉलिटी, यूनिटरी या समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये होता है, इतना बात समझ में आ गया आपको। आगे, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी पावर बिकम्स लॉफुली सेंट्रलाइज, मतलब कि क्या कहते हैं कि पावर जो होता है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब सारी की सारी पावर सेंट्रल के हाथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। पार्लियामेंट ऑल्सो अज्यूम द पावर टू मेक लॉ, यानी कि अभी तक लॉ बनाने का काम किसके पास, नॉर्मल टाइम में लॉ बनाने का किसके काम होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में। हाँ, देखो, अब समझ लो फिर से, नॉर्मल टाइम में क्या होता है, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम में स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाते हैं, स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्मल टाइम पे सेंट्रल लिस्ट पे मतलब यूनियन लिस्ट पे लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इन इमरजेंसी या ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी स्टेट लिस्ट हो या सेंट्रल यूनियन लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो, इन सब पे जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, चाहे वो स्टेट लिस्ट का ही मैटर क्यों ना हो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि आपको ये बात भी समझ में आ गई कि सेकेंड केस में कब स्टेट गवर्नमेंट पावर, थर्ड, थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, और थर्ड केस कौन सा है जब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। तीसरा कह रहे इवन ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट है मोर इफेक्ट। हाँ, यहाँ पे ध्यान रख लो कि फिनेंशियल पावर जो है वो नॉर्मल, अच्छा समझना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मोर फिनेंशियल पावर दी, मोर फिनेंशियल पावर किसको दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये नॉर्मल में भी, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ये मत समझना ये भी क्या कहते हैं कि इमरजेंसी को ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम में भी क्या कहते हैं कि नॉर्मल टाइम में भी क्या कहते हैं कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा उसके पास फिनेंशियल पावर है। ठीक है, इन फर्स्ट प्लेस आइटम्स जनरेटिंग रेवेन्यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल, जो रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीजें हैं, वो रेवेन्यू मतलब जो पैसा आएगा किसी भी चीज को जैसे आप बेचते हैं तो जो पैसा आता है वही रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो कलेक्शन आ रहा है, कुछ चीज करने के बाद जो कलेक्शन आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू के जो आइटम्स जनरेटेड रेवेन्यू, हाँ जनरेटिंग रेवेन्यू, जो रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीजें थी वो सब किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दस सेंट्रल गवर्नमेंट है मेनी रेवेन्यू सोर्सेस एंड स्टेट्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट्स ऑफ एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो क्या कहते हैं कि जो रेवेन्यू, जो रेवेन्यू सोर्सेस हैं, रेवेन्यू सोर्सेस वो किसके पास में, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या है रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्सेस या मोस्ट, मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्सेस। जो रेवेन्यू जनरेट करने के जो सोर्सेस हैं वो किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडेंट हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी, किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए, दो चीजों के लिए, मतलब उसको कभी भी फिनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, मतलब कि उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, हाँ उसको उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं,
तो फिनेंशियल असिस्टेंस के लिए किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरा चीज ग्रांट्स। ग्रांट्स वो चीज होती है जिसके एवज में वापस कुछ देना नहीं होता। तो ग्रांट्स के लिए भी ऊपर किसके ऊपर डिपेंड हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ग्रांट्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज, जैसे मान लो कि कहते हैं कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये ग्रांट में जो पैसा देगा, वो समझ लो कि कहते हैं कि वापस नहीं देना पड़ेगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बोलते हैं ग्रांट्स। तो ये फिनेंशियल असिस्टेंस और ग्रांट के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये तो पहली बात है। पहली बात यहां से समझ में आ गई कैसे फिनेंशियल पावर ज्यादा है। पेपर में पूछा जा सकता है कि फिनेंशियल पावर जो है वो ज्यादा है स्टेट गवर्नमेंट की, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट से। उसका कारण बताइए। तो पहला हम बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा फिनेंशियल रिसोर्सेज, सॉरी ज्यादा रेवेन्यू रिसोर्सेज है। जो ज्यादा रेवेन्यू सोर्सेस है वो किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा डिपेंडेंट रहना होता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी बात, पहला बात तो समझ में आई। दूसरी, इंडिया अडॉप्टेड प्लानिंग एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर हमें मतलब कि क्या कहते हैं कि अगर हमें क्या कहते हैं कि देश के इकोनॉमी को बढ़ाना था, तो उन्होंने सोचा कि प्लानिंग जो होगा, प्लानिंग करेंगे तो उसकी वजह से अगर हमें डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, तो हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग लेड टू कंसिडरेबल सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो प्लानिंग हो रही थी वो किसके अकॉर्डिंग हो रही थी? सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। यानी कि यहाँ पे डिसीजन बनाने के लिए क्या होता है? डिसीजन बनाने के लिए बार बार किसके पास में जाना है? यहाँ पे देखो, ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन बनाया गया आजादी के जस्ट बाद में, बनाया गया प्लानिंग कमीशन। वो जो किसके पास में था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी कि हर जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो डिसीजन लेता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो डिसीजन लेता था, वो कौन लेता था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लानिंग कमीशन, जैसा कि मैंने बताया, प्लानिंग कमीशन बना दिया गया था। उस प्लानिंग कमीशन का हेड ही होता था प्राइम मिनिस्टर। तो यानी कि कहीं ना कहीं से कि मतलब किसी भी स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या पूरे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, वो प्लानिंग कमीशन डिसाइड। तो यानी कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो प्लानिंग जो है, प्लानिंग जो था, वो भी किसके द्वारा की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड बाय यूनियन बोर्ड इज कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी दैट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स। यानी कि जो रिसोर्सेस होंगे स्टेट्स के, उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। है समझना। सेकेंड पॉइंट में ये बात बतानी है कि जो रिसोर्सेस हैं वो तो हैं स्टेट्स के। रिसोर्सेस किसके हैं? स्टेट के। लेकिन प्लानिंग कमीशन किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो बताती है कि इस रिसोर्स को यहाँ लगाओ। मतलब कि अगर तुम्हें, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मान लो बिजली जनरेट करना है, मान लो ये किसी भी स्टेट में बिजली जनरेट करनी है, वहां पे कोयला है। लेकिन अब उस कोयले को हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि इसी प्रदेश में, मतलब कि इसी स्टेट में मैं बिजली जनरेट करूंगा। हो सकता है वो कहे कि नहीं, यहाँ पे मैं बिजली जनरेट नहीं करूंगा, नेक्स्ट अगर इसके साइड वाले स्टेट में मैं बिजली जनरेट करना चाहूंगा, तो वहां पे करवा सकता है। तो यही यहाँ पे समस्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में प्लानिंग कमीशन थी, और प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगा कि रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, उसको कंट्रोल, जो रिसोर्सेज थे उसको कंट्रोल और उसको सुपरवाइज कौन करता था? मैनेज, जो प्लानिंग कमीशन। ठीक है। तो पहले दो बात समझ में आ गई कि दोनों में क्या था। तीसरा, यूनियन गवर्नमेंट यूजेस इट्स डिस्क्रिशन टू गिव ग्रांट्स एंड लोन्स टू द स्टेट्स। स्टेट्स को लोन देना है कि नहीं देना, ये सब कौन डिसाइड करता था? यूनियन गवर्नमेंट। और उसका डिस्क्रेशन था। यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि इतना लोन देना था। तो यहाँ पे डिस्क्रेशन था, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं कि देखो, लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज कंसीडर्ड लो साइडेड एंड है लेट चार्जेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टेट रूल। देखो, तो फिर क्या हुआ? अब समझने वाली बात ये है कि समझना डेवलपमेंट या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी मैंने बताया कि जो भी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस कि किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? प्लानिंग कमीशन। अब मुझे बताओ, प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। और प्लानिंग कमीशन जो है, इस्टेब्लिश किसके द्वारा की जाती थी?
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अपॉइंट किसके द्वारा की जाती है? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको अपॉइंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको क्या कहते हैं कि इसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो सोचो, जस्ट एक एग्जांपल ले लो। एक स्टेट है ए है, एक है बी। इसमें जहां जिस पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बोथ पार्टी, बोथ सेम पार्टी। और बी जो स्टेट है वहां पे डिफरेंट पार्टी, डिफरेंट पार्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो ज्यादा ए को ध्यान में रखती थी, बी को ध्यान में नहीं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर सकती। हाँ, तो बी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी। तो ये भी एक प्रकार से क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल बना रही है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है किसी भी स्टेट के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें उस सरकार, उसकी पार्टी पे सरकार नहीं है। तो यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे हमारी ये बात हमें समझ में आ गई कि इसके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसकी वजह से उस ग्रांट्स के लिए हो गया या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हर तरीके से स्टेट को किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है? किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे वो लोन हो, चाहे वो ग्रांट्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, हर चीज के लिए उसको किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगला, तीसरा, अब गवर्नर। अभी हम इसके बारे में और आगे भी पढ़ेंगे। गवर्नर के पास में भी पावर। तो यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। गवर्नर हैज सर्टेन पावर टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो किसी, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ। हर एक स्टेट का गवर्नर होता है। हर एक स्टेट का क्या होता है? गवर्नर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, हर एक स्टेट का गवर्नर होता है। तो जैसे, तो वो जो गवर्नर होता है, जैसे पूरे देश में, देखो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये सारी बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हेड ऑफ गवर्नमेंट, अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ तब, अगर मैं देश की बात करता हूँ, स्टेट में क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है चीफ मिनिस्टर। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो पूरे देश का होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। हमारे इंडिया की मैं बात करूँ, और यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट जो होता है स्टेट का, तो होता है गवर्नर। और कंट्री का जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट। तो यानी कि हमारे पास एक चीज समझ में आ गई कि जो काम प्रेसिडेंट का पूरे देश में होता है, वही सेम काम जो होता है वो गवर्नर का होता है किसी भी स्टेट में। तो ये जो गवर्नर है ना, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब कि यहाँ पे देखना अभी क्या लिखा था, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि गवर्नर है सर्टेन पावर। गवर्नर के पास में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कर रखा है कि गवर्नर के पास में पावर है, वो रिकमेंड कर सकता है किसको? डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के डिसमिसल को वो रिकमेंड कर सकता है। रिकमेंड किसको करेगा? प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि भाई इस स्टेट की गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही, तो आप इसको क्या कर दो? डिसॉल्व कर। क्या? उस उस गवर्नमेंट के पास में क्या कहते हैं कि गवर्नर, देखो, जो हर एक स्टेट का जो गवर्नर है वो रिकमेंड कर सकता है किसको? मान लो कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे मैं अभी ये बताता हूँ कि समझ लो कि एक ए नाम का स्टेट है। हाँ, अब इस स्टेट का गवर्नर है मान लो एक्स। इस स्टेट का जो गवर्नर है वो क्या है? ये गवर्नर क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल सॉरी प्रेसिडेंट को कहता है, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को कहता है कि ये जो यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है या यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सही से काम नहीं कर पा रही, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगी। ये गवर्नर जो है यहाँ पर, यहाँ का जो गवर्नर है वो क्या करेगा? वो कहेगा कि जो ए स्टेट है इसका जो गवर्नर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो सही से काम नहीं कर पा रही, किसको रिकमेंडेशन दे? प्रेसिडेंट को। कि बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये काम नहीं कर रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेगा जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, इस स्टेट के गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर, इस स्टेट की गवर्नमेंट को, मतलब जो चीफ मिनिस्टर वगैरह है, जो लेजिस्लेचर है, वो डिसॉल्व हो जाएगा। समझ आएगा नहीं समझ में? तो यानी कि प्रेसिडेंट के, यानी कि गवर्नर के पास में पावर है। अब गवर्नर, अब सबसे बड़ी बात ये होती है गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाए। तो ध्यान में रखना, गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट ही होता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि, अच्छा, प्रेसिडेंट भी किसके काम पे, किसके अकॉर्डिंग काम करता है? ऑन दी हाँ, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है प्रेसिडेंट भी। यानी कि कुल मिलाकर के बात इतनी समझ में आ गई कि स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि क्या कहते हैं कि वो किसी भी स्टेट को डिसमिस कर सकती है। देखो, गवर्नर हैज सर्टेन पावर्स टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड डिसॉल्यूशन ऑफ द असेंबली, असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस गवर्नर हैज पावर टू रिजर्व अ बिल। याद करो, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि गवर्नर के पास में पावर होती है कि वो अपने बिल को रिजर्व कर दे, रिजर्व करके रखे। जो लेजिस्लेचर ने तो पास कर दिया है, लेजिस्लेचर ने तो पास कर दिया है, लेकिन उस स्टेट का गवर्नर ये कहे कि भाई हमने इसको क्या कहते हैं कि अभी प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए हमने क्या कहते हैं कि इस बिल को अपने पास रखा है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो वहां के लॉ को लाने में डिले कर सकता है। क्योंकि फिर से वही बात आती है कि जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट किसका अपॉइंटमेंट, कि कहते हैं कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है कि गवर्नर को बोल दिया होगा कि ये जो लॉ ला रही है ये स्टेट, इसको तुम अपने पास कुछ दिन के लिए होल्ड करके रखो। यानी कि उसमें वो डिले ला सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है। थर्ड, जो अगला जो आता है यहाँ, यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर में occasions when situation में demand the central government needs to legislate a matters on state list। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जब स्टेट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना है। कभी कभी कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ता है स्टेट लिस्ट। दिस इज पॉसिबल इफ द मूव इज रेटिफाइड राज्यसभा। और ये ध्यान रखना कि अगर स्टेट लिस्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर स्टेट लिस्ट वाले मैटर पे समझने वाली बात ये है कि अगर स्टेट लिस्ट का कोई मैटर, स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है, इस पे कानून बनानी चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाना चाहती है, तो जो बिल पास होगा वो सबसे पहले बिल कहाँ से पास होगा? राज्यसभा से। ठीक है, जब तक राज्यसभा हाँ नहीं करेगा तब तक स्टेट लिस्ट वाले मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। लेकिन राज्यसभा किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से पावरफुल होगी कि वो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। तो यानी यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि दिस इज पॉसिबल इफ मूव इज रेटिफाइड बाई राज्यसभा। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंटर आर सुपीरियर। ध्यान में रख लेना कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं सेंट्रल के वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना बात तो समझ में आ गया। अब अगला, यहाँ पे एक बात देखो लिखा हो, फर्दर मोर सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है। यहाँ तक समझने वाली बात है ये। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 257, हमारे आर्टिकल 257 में क्या होता है? द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as not impede or prejudice the exercise of the executive power of the union and, समझ में आया? ये कहना चाहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा वो स्टेट का इस तरीके से उसको एक्सरसाइज करना है, उस तरह से यूज में लाना है कि वो जो सेंटर द्वारा बनाए गए जो लॉ होंगे या सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर में कोई हस्तक्षेप ना करे। समझ में आया? कि मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के होंगे
वो ऐसे होने चाहिए कि क्या कहते हैं कि जो सेंटर के जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन सेल एक्सटेंड टू गिविंग सच डायरेक्शंस, और वो स्टेट को वो डायरेक्शंस भी दे सकता है, वो स्टेट को डायरेक्शंस भी दे सकता है जब उसको जरूरी लगे, जब उसको लगे कि हमें अगर किसी चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस देना है तो वो इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है गवर्नमेंट। इतना बात समझ में, स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन भी दे सकती है। तो आपको ये भी आर्टिकल समझ में आ गया होगा, आर्टिकल नंबर 57, जिसमें वो कहना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे, you have already studied in the chapter of executive that we have integrated administrative system। यहाँ पे ध्यान रख लेना, पेपर में पूछा जाता है कि इंडिया इंटीग्रेटेड फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसका एग्जाम्पल है। इंटीग्रेटेड क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये किसका कैरेक्टर है। क्या ये फेडरल कैरेक्टर है, नहीं ये फेडरल कैरेक्टर नहीं है। फेडरल कैरेक्टर है, नहीं ये फेडरल कैरेक्टर नहीं है। ये है यूनिटरी कैरेक्टर। ये कैसा है, यूनिटरी कैरेक्टर। ओके, क्या ये फेडरल कैरेक्टर है, नहीं ये यूनिटरी कैरेक्टर। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई, मतलब कि जो इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, याद करो मैंने बताया था ऑल इंडिया सर्विस का एग्जाम, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी जिले का कलेक्टर हो गया, या कोई एसपी हो गया, जिले का एसपी हो गया, ठीक है, कोई एसपी हो गया, या कोई देखो यहाँ पे जो किसी भी जिले का कलेक्टर हो गया, या कोई भी आईपीएस ऑफिसर जो एसपी बन जाता है, ठीक है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस बन जाता है, ये जो होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि ये काम किसके कर, काम अंडर करते हैं सेंट्रल, देखो ये लिखा हुआ है कि आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स ये कहाँ पे होते हैं, किसी जिले में है, और जिला किसका पार्ट है, स्टेट के अंदर में आता है। स्टेट कैन नीदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, स्टेट्स जो होते हैं इनके अगेंस्ट क्या कहते हैं कि कोई एक्शन नहीं ले सकती, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते, ना तो इनको हटा सकते हैं इनके ऑफिस से। इनके ऑफिस से हटाने का अधिकार किसके पास है, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यानी कि आपको बात भी समझ में आ गई कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो लोग हैं उनको भी सेंट्रल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चुन रही है। तो यानी कि यहाँ पर भी एक बात समझ में आ गई कि जो ये कैरेक्टर है वो कैसा है, मतलब कि यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावर, फिर से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, ज्यादा पावर। अब यहाँ पे देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, आर्टिकल नंबर 34 और 33, ये ध्यान रखो, आर्टिकल 34 और 33 ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बना देते, ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर देती है, पावरफुल बना देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। आर्टिकल 33 एंड 34, ये देखो पार्लियामेंट को इस पे जो लॉ बनाते हैं, आर्टिकल नंबर 33 और 34 पे जो लॉ बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना सकती। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 33 और 34 में आपको यहाँ से आर्टिकल नंबर 33, देखो ये आर्टिकल नंबर 33। अच्छा आर्टिकल नंबर 33 याद करो मैंने पहले ही बता रखा है, ये पार्ट 3 चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कहां से, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि है चीजें। तो पार्ट 3 में ही बात हो रही है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको भी पता है। तो देखो आर्टिकल नंबर 3 में किसको किसकी बात की गई, देखो आर्टिकल नंबर 3 में, सॉरी आर्टिकल नंबर 33 में देखो ये लिखा हुआ है कि क्या किसके बारे में बात की, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स conferred by this part in their application to the forces। ध्यान में रखना कि पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सिटीजन्स को दिए गए हैं, इसको छीना नहीं जा सकता, किसी भी सर्कमस्टांस में छीना नहीं जा सकता, वो इमरजेंसी प्रोविजंस में होंगे। क्या, इमरजेंसी प्रोविजंस में ही
जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे तो कोई इनसे छीन नहीं सकता। फंडामेंटल राइट किसी भी लोगों से, किसी भी पर्सन से, फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जिनको किसी भी पर्सन से छीना नहीं जा सकता। केवल किस केस में छीना जा सकता है? जब इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी इमरजेंसी होगा तभी छीना जा सकता है। उसमें भी आर्टिकल नंबर 20 और 21 किसी से नहीं छीना जा सकता। आर्टिकल नंबर 20 और 21 भी इमरजेंसी के टाइम में भी नहीं छीना जा सकता। बट यहाँ पे जो ये आर्टिकल नंबर 33 है, ये यही कहना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 33 है, ये कुछ लोगों के, आर्टिकल नंबर 33 ये कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट छीनने की बात करती है। वो किसके फंडामेंटल राइट छीनने की बात कर रही है? जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उनके फंडामेंटल राइट्स को वो छीने गए। कौन छीनता है? सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकती है मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की राइट्स। जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स होंगे उनके राइट्स को छीन सकती है। कौन छीन सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकती है। आर्म फोर्सेस या पुलिस हो गए, तो यहाँ पे ध्यान रखना, समझना। मैं इसको आपको बताता हूँ, ये पूरा पढ़ो। देखो लिखा हुआ पार्लियामेंट बाई लॉ, यानी कि पार्लियामेंट जो हो सकता है वो बाई लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ एनी राइट्स कन्फर्ड, कन्फर्ड मतलब होता है गिवन, बाई दिस पार्ट मतलब पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स शैल, हाँ, शैल बी रिस्ट्रिक्टेड। अभी इसको छोड़ दो। अभी हम ध्यान रखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कुछ लोगों के रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे या छीन लिए जाएंगे, अब्रोगेटेड मतलब छीन लिए जाएंगे, सो टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, ताकि वो अपनी ड्यूटी को सही से कर सके। क्या फंडामेंटल राइट्स छीनने की भी बात करता है आर्टिकल नंबर 33, लेकिन किन के फंडामेंटल राइट्स छीने जाएंगे? जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स होंगे। मैंने फिर से बताया यहाँ पे अच्छा क्यों छीना जा रहा है? ताकि वो अपने ड्यूटी को क्या कर सके, प्रॉपर ढंग से कर सके। यहाँ पर भी देखो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो राइट्स जो दिए गए हैं उनको वो छीन सकता है। वो उसको क्या कहते हैं कि ताकि वो फोर्सेस अपनी ड्यूटी सही से कर सके, ताकि वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखे, वो फोर्सेस अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन रख सके और साथ में ही या अपनी ड्यूटी को वो पूरा कर सके। इसके लिए जो पार्लियामेंट होता है वो क्या कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 33 के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स इसमें देखो कौन कौन से किसके किसके छीने जा सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस का मतलब ये मत समझना कि केवल आर्मी, नेवी भी हो सकती है, एयर फोर्स भी हो सकती है, कुछ भी जिनके पास गन वन रहती है तो इनके, ये जो मेंबर्स हैं इनके क्या कहते हैं कि, हाँ, ये जो मेंबर्स हैं इनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या छीन सकती है। कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ध्यान में रखना। मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द, देखो, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक ऑर्डर आता है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला एक चीज आना चाहिए, पुलिस। जो पुलिस जो है उसके भी क्या कहते हैं कि उसके भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। किसके अंडर? आर्टिकल नंबर 33 के अंदर में। अगला, पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, हाँ, काउंटर इंटेलिजेंस, यानी कि कह सकते हैं कि जो पर्सन इसमें जो इंटेलिजेंस या मतलब जो पूरे देश के लिए इंटेलिजेंस में मतलब करते रहते हैं, जैसे सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, हाँ, और ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब, इन सबके क्या कहते हैं कि इन सबके भी, या क्या कहते हैं कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, इन सबके मेंबर्स की भी क्या कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है गवर्नमेंट, वो भी आर्टिकल नंबर 3 में। पर्सन एम्प्लॉयड इन और कनेक्शन विद टेलीकम्युनिकेशन। अब जब मान लो कि जो फोर्स के जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होंगे वो सब भी, उनके भी क्या कहते हैं कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं कि छीन सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। तो वो आर्टिकल नंबर, यानी कि यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दिया गया। किसको पावर दिया गया है? सबसे ज्यादा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये सारी चीजें कर सकती है। जो इनके भी फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है वो कौन कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, अब इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स किसके छीनने की बात की गई है। यहाँ पे पीपल की बात नहीं की है, कुछ लोगों की बात की गई है। वो लोग जैसे आर्म फोर्सेस, पुलिस हो गए, एनआईए है, सीबीआई, इनके फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। लेकिन फिर आर्टिकल नंबर 34 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 34 जो बताता है वो रिस्ट्रिक्शंस है राइट्स ऑन कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ये रिस्ट्रिक्शंस है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 34 पीपल के फंडामेंटल राइट्स को छीनने की बात करता है, मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट करने की बात करता है। लेकिन ये कब किया जाता है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है जब सेना, हाँ,
समझ लो कि मार्शल लॉ का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं इसको सैन्य कानून, जब सेना का सैनिक कानून लग जाए, यानी कि सब कुछ डिसाइड कौन करेगा, सैनिक डिसाइड, तब उसे बोलते हैं मार्शल लॉ। अच्छा, इंडिया में एक चीज ध्यान रखना, इंडिया में आजादी के बाद कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा। इंडिया में आजादी के बाद मार्शल लॉ नहीं लगा, याद करना। जब मैं आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ा, तो क्लास 10th में बताया था, या क्लास 10th के आप लोगों ने जो पढ़ रखा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि रॉलेट एक्ट, हाँ, रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था। ये जो रॉलेट एक्ट आया था, इसके इसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया था, रॉलेट सत्याग्रह किया था। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, जिसमें क्या कहते हैं लोगों को, मतलब कि रॉलेट सत्याग्रह किया था। अब इस सत्याग्रह के चक्कर में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, मार्शल लॉ का कुछ, अच्छा मार्शल लॉ पूरे देश में नहीं लगता, मार्शल लॉ केवल कुछ पार्ट में लगता, मार्शल लॉ लगा दिया। तो फिर क्या होता है, 13 अप्रैल 1919, आप लोगों को भी याद है, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर, हाँ, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर, क्या हुआ था वहां, याद करो। तो वहां पे क्या हुआ था कि जो लोग बैसाखी के मेले में आए थे, अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो मार्शल लॉ लगा हुआ है तो लोगों को इकट्ठे होने की अनुमति नहीं। तो मार्शल लॉ में क्या होता है, जो सैन्य होती है, जो सेना होती है, जो पुल, जिसको भी मतलब कि मार्शल लॉ का ऑर्डर है, जो सेना होती है उसके पास फुल पावर होती है, तो वो कुछ भी कर सकता है, मतलब किसी को भी गोली मार सकता है, किसी को शक हुआ कि अच्छा ये यहाँ पे बम फोड़ सकता है, उसको भी गोली से उड़ा सकता है, किसी के ऊपर शक हुआ कि क्या कहते हैं कि ये यहाँ से ये पैसा किसी को, किसी आतंकवादी को देना, उसको भी गोली मार सकते हैं। मतलब कि वो किसी को भी, मार्शल लॉ में क्या होता है, वो किसी को भी गोली, इसीलिए क्या हुआ जलियांवाला बाग में क्या हुआ कि वो उन्होंने किसी को भी गोली मार दी, जितने भी लोग थे सबको गोली मार दी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्शल लॉ में आर्मी ने या सेना ने क्या किया है, इसके लिए जिम्मेदार जो होती है, मतलब कि वो जिम्मेदार नहीं होती, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होती। मार्शल लॉ के तहत जो भी काम किया गया होगा, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी बात है, उसका हर्जाना पार्लियामेंट में। ये यही आर्टिकल नंबर 34 बोला हुआ है। देखना आर्टिकल नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है, देखना, लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन फोर गोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, मतलब कि जो भी अभी तक यहाँ पे होते हुए, कह रहे हैं कि इस पार्ट के होते हुए भी जो भी इस पार्ट में बोली गई बातें, पार्लियामेंट बाई लॉ इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, हर्जाना भरना, एनी पर्सन इन द सर्विस, जो भी मतलब कि यूनियन के सर्विस में है या स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में है, अगर वो, हो सकता है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता हो सकता है वो पीस को मेंटेन करने के लिए किसी को गोली मार देता है, और पीस भी, हाँ, पीस को रिस्टोर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पर्सन रिस्पेक्ट, हाँ, एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि वो पीस को मेंटेन करने के लिए, वो ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर उसने कोई भी काम किया होगा, तो उसके जो भी है वो सारी के सारे हर्जाना जो है वो कौन करता है, मतलब कि पार्लियामेंट, उसको कुछ नहीं कहा जाए। यहाँ पे ये बताया, यानी कि एक प्रकार से अब समझना, इसमें क्या हो रहा है, किसी को भी गोली मार सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हार्श लॉ हो गया ना। आर्टिकल नंबर 34, तो यानी कि लोगों के समझ लो जिंदगी की, हालांकि इंडिया के आजादी के बाद कभी मार्शल लॉ लेगा नहीं। मार्शल लॉ कहाँ पे लग सकता है, सच समझना, जैसे आप इंडिया, हाँ हमें पता है इंडिया एक देश है जहाँ पे, अब कभी मान लो कोई कोई पार्ट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा दंगे हो जाते हैं, दो कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा दंगे हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने उड़ने लगे, और यहाँ की पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं, आर्मी की बात, किसी की बात नहीं मान रहे, तब फिर क्या करेगी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या वहां पे मार्शल लॉ लगा देगी, क्योंकि वहां पे उन्होंने पुलिस की बात नहीं माने, किसी की बात नहीं माने, तो मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ लगा देने से क्या हुआ कि मार्शल लॉ लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो गवर्नमेंट, जो सैनिक है, वो अब किसी को भी गोली मार सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी को बांध सकते हैं, किसी को जैसा भी रख, उनको रख दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे देखो उनके फंडामेंटल राइट्स चले गए ना, किसी को गोली मारना फंडामेंटल राइट्स चले गए ना, और इन सब चीजों के काम को कोई भी कुछ कहेगा नहीं।
तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसलिए बहुत ज्यादा पावर है। अब यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट प्रोटेक्ट पर्सन्स इन सर्विस ऑफ यूनियन, मतलब कि इसमें क्या होता है कि उन पर्सन्स को प्रोटेक्ट करती है जिन्होंने कोई भी एक्शन किया होगा। कब? जब मार्शल लॉ आया होगा। मार्शल लॉ किस लिए? ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, पीस को रिस्टोर करने के लिए। जो भी मार्शल लॉ के दौरान किए गए काम होंगे, किसी भी पर्सन के द्वारा किए गए काम, किसी भी पर्सन मतलब जो जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको अपॉइंट किया होगा, उस पर्सन के द्वारा किए गए काम को लेकर के कोई कुछ भी नहीं कह सकता है कि उसने गोली मारी है या क्या किया है। यानी कि यहाँ पर फिर से एक बात आ गई कि आर्टिकल नंबर 34 और 33 में सेंट्रल, इसमें इस पे भी लॉ कौन नहीं बना सकता? स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना, इस पे भी लॉ बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस प्रोविजन फर्दर स्ट्रेंथन द पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इसकी वजह से भी स्टेट यूनियन गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो स्टेट ज्यादा हो जाती है। तो देखो, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये जो बना हुआ है इसी आर्टिकल के तहत, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो बना हुआ है इसी के तहत बना हुआ है। Act has been made on the basis of these provisions, इन्हीं provisions की वजह। This act has created tensions। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी झड़प हो जाती है आर्म फोर्सेस और क्या कहते हैं कि कॉमन पीपल के बीच। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल, ठीक है, एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया फेडरल सिस्टम। इंडिया के फेडरल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके बारे में। ओके।